हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हमारी टीम के साथ में आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट सीख रहे होंगे और हम मिलते हैं अपने भौतिकी के साथ में, और आज इस सेशन में भौतिकी के हमारे पास है पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र के कुछ क्वेश्चंस। तो हमने, जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज को कुछ इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हम चैप्टर वाइज ईयरली क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम आज मिल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ में, जहां पर हम देखने वाले हैं 2019 और 2020 में उत्तर प्रदेश बोर्ड, जी यूपी बोर्ड से आए हुए क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी अच्छी बात से शुरू कर लेते हैं हम आज का सेशन। तो भाई, आज के इस सेशन में हमारे पास जो चैप्टर है वो है पाठ 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो विज्ञान का होता है, और विज्ञान में हमारे 3 सेगमेंट है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होती है, तो हमारे पेपर में हमारा जो यूपी बोर्ड है वो पहले से ही ये तीनों सेगमेंट से स्प्लिट अप कर देते हैं। मतलब जो खंड और ए सेक्शन जो आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, फिर उसी प्रकार से बी में केमिस्ट्री और सी में आपका बायोलॉजी देखने को मिल जाता है। तो हमें ऐसा परेशान भी नहीं होना पड़ता कि कौन सा फिजिक्स, कौन सा केमिस्ट्री, कौन सा बायोलॉजी और क्या ऑर्डर रखे कॉपी में लिखने का। तो सेगमेंट फिक्स है, एक सेगमेंट आराम से आपको अलग से दिख जाता है। उसमें से हमारे पास जो चैप्टर्स थे उनके सभी वीडियोस, सभी कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, आपके उस बुक के, जो आपका बुक चल रहा है उसके आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ की सीरीज आपको मिल चुकी है और आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। और जो भी लोग इस सेशन में आ रहे हैं, ये सेशन देखने जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया पहले आप इन सेगमेंट्स को कंप्लीट करके आइए, क्योंकि अगर ये सेगमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेशन आपको कंप्लीटली आपको फ्रूटफुल होने वाला होगा। क्योंकि जब आपको पता चल चुका है आपके सारे टॉपिक्स के बारे में, आप जान चुके हैं अपने सारे चैप्टर्स के बारे में, आपको सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, पूरे फॉर्मूलेज आपके फिंगर टिप्स पे आ चुके हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ इस सेशन में करना है हमको उन्हें अप्लाई। क्योंकि अगर हमें पता है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्रों में आए हैं, तो अभी सी बात है इस साल भी बोर्ड कहीं इसी के आसपास क्वेश्चंस रखने वाले। और हम अभी देखेंगे ना कि बोर्ड जो है ना वो दर साल वो क्वेश्चंस रिपीट करते आ रहे, मतलब रेगुलरली आप देखेंगे तो यहां पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं। तो मतलब एज इट इज भी क्वेश्चन दिखने वाला है हमें इस एग्जाम में, एंड इवनली ये भी दिखने वाला है कि भैया इसी पैटर्न के आसपास हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा। अब क्या करें भाई, तो हमें सब कुछ आ चुका है, हम सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं। यहां पे आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए जैसे ही क्वेश्चंस फ्लैश होगा उसके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज करते चले जाना, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और आपके लिए क्या चीजें लेकर के आनी है। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन, आपकी खुद की प्रिपरेशन कितनी हुई है, आपको कितना बन रहा है। अगर आप इस पेपर में अपीयर हुए होते, अगर 2019-2020 के पेपर में आप अपीयर हुए होते, तो आपके कितने मार्क्स आते, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। हमें बिल्कुल अपनी स्थिति का अंदाजा लग जाएगा, यह भी पता चल जाएगा कि अब आगे हमको क्या करना है। तो चलिए भाई, इतना सब कुछ इस सेशन से हमारा कवर होने वाला है, तो इस अच्छे सेशन को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले हम सेगमेंट में बात करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि आपको पता है आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इतने पैटर्न्स में आपके पास क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब 1 नंबर के भी, 2 के भी, 3 के भी और 7-7 नंबर के भी। अब 7 नंबर का क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि भाई एक 7 नंबर का ऐसा लंबा सा क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, तो उस 7 नंबर के क्वेश्चन में कुछ स्प्लिट अप्स दे दिए, है ना, कुछ छोटे छोटे स्प्लिट अप्स दे दिए। तो भाई इस सेशन में आप पूरा बने रहिए, आखिरी तक में आपको खुद को भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स हमसे पूछे जाते रहे। नॉट एवन दिस, मैं ये भी आपको शॉर्ट के साथ कह सकता हूं कि भैया ये जो सेगमेंट हम कवर करने जा रहे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन इसके बाहर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है।
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इसके के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके जो रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस है ना, जो इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिक्स है, वो सेम पैटर्न है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, हर बार वही 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 आता है ना। जैसे कि मैं आपको हर मतलब लगभग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, अपन उसके लिए बात ही करते हैं भाई कि बोर्ड के पास में इसको टाइपिंग के लिए कोई अलग से नहीं देना होता, इसकी सील बनी हुई है। सील बनी हुई है इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि भैया बोर्ड का पेपर बनाना है, उठाओ सील और लगा दो भैया ठप्पा, मतलब ये क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही है। तो वैसे क्वेश्चन जब इसमें मिलने वाले हैं तो बने रहिएगा इस सेशन के एंड तक, और हम शुरू कर लेते हैं जल्दी से अपने सबसे पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको। तो भैया जल्दी से तैयार हो जी आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स मार्क करने के लिए। आपके सामने यह है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थिति होता है, मतलब दूर बिंदु जो है वो कहां स्थित होता है एक स्वस्थ आंख के लिए। अच्छा तो भाई देखें जरा ऊपर आकर के, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 2012, 15 और 19 तीन बार रिपीट हुआ है। हम चूंकि ये 19-20 के हिसाब से पूरा सेगमेंट है, लेकिन फिर भी आप देखिए जो रिपीटेशन है उसको जरूर हमने मेंशन किया हुआ है आपके लिए। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब 12 3 साल छोड़ा, फिर 15 फिर 3 साल छोड़े, मतलब 4 साल छोड़े इनफैक्ट, और 19, ठीक है। तो अभी भी फिर इसके आने के चांसेस है भाई, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो रिपीट हो रहा है। क्या है? स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहां होगा भाई? तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। हम नेक्ड आइज से अनंत तक देख सकते हैं। आप कहेंगे अनंत क्या चीज होती? तो बहुत दूर, जैसे आप खुली आंखों से तारों को देख सकते हैं। अब तारे क्या कुछ आसपास है क्या, कुछ किलोमीटर्स में है क्या? तो आप कहेंगे नहीं भाई ये तो बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब क्या? अनंत। तो स्वस्थ आंखों के लिए भाई क्या है? अनंत तक की वस्तुओं को देखा जा सकता है। मतलब स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है, जो फार पॉइंट है, वो होता है भाई इनफाइनाइट, अनंत। और निकट क्या होगा? निकट दर्शन के स्पष्ट, मतलब निकट में कहां पे हम क्लियरली देख सकते भाई, है ना। निकट दृष्टि की स्पष्ट दर्शन के लिए हमको चाहिए होता है 25 सेंटीमीटर। ये मैं यहीं पे याद करा दे रहा हूं जस्ट, ताकि आपको याद भी होता चले ना। ये सेशन करने का मतलब ही सिंपली है कि हमारा पूरा रिवाइज भी हो जाए और हमको ये भी पता चल जाए कि बोर्ड में हम कितना स्कोर कर रहे होते हैं। तो भाई 25 सेंटीमीटर पे क्या होता है? हमारी निकट। निकट मतलब क्या? हम जो क्लियरली ऐसा देख पाते हैं ना, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं और भाई टेबल या मेज पे अपनी बुक्स रखते हैं, तो वो डिस्टेंस कितना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं? तो वो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जनरली इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। मतलब ये मैं अपने सामने ऐसा करके पढ़ूंगा ना, तो मैं कितना रखूंगा भाई? ऐसा 25 सेंटीमीटर के आसपास रखूंगा, मुझे क्लियर दिखेगा, है ना। इनफैक्ट स्वस्थ आइज नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी, है ना, स्पेक्स लगाने के बाद 25 सेंटीमीटर पर ही मैं क्लियरली देख सकता हूं। और आप भी सिमिलरली 25 सेंटीमीटर पर ही देख सकते हैं। कहां? निकट, है ना, क्लोजली। उससे ऐसे क्लोज करेंगे तो ब्लर सा होने लगेगा भाई, और दूर करेंगे तो वस्तु छोटी अपीयर होती चली जाएगी। तो 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जहां पे आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली देख सकते हैं। इसको LDDV भी कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ठीक है। खैर अभी ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा अगले आने वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी यहां पर क्या है भाई? जो फार पॉइंट है, दूर कितने का देख सकते हैं? तो अनंत तक की वस्तुओं को हम क्लियरली देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यही तो चर्चा कर रहे थे। कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर। हम 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष थोड़ा सा देखते हैं। लॉन्ग टाइप आंसर में हम अभी इसी सेशन में हम पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को, बट थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा हमें ताकि इसका आंसर हम कर पाए। ठीक है। तो भाई इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट भी है ना, जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, चलिए देख लेते हैं जरा। ये हमारी जो आंखें हैं ना, वो उसमें भी इसी तरीके का अरेंजमेंट है। ये हमारी आंखों का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये जो होता है, एक क्या लगी है? उत्तल लेंस। ये कौन सी लेंस है भैया? उत्तल लेंस। अब क्या होता है कि उत्तल लेंस के सामने हमने एक लाइट बीम को दूर से आने दिया। ठीक है, दूर से आने दिया। तो अब एक बात समझिए, दूर से आ रही है लाइट बीम। लाइट बीम जब दूर से आ रही है तो कैसी पड़ जाएगी? कमजोर,
है ना, दूर से आ रही है ना, वीक हो जाएगी ना, आप तो ऐसा समझिए लाइट बीम दूर से आ रही तो कैसी हो गई, वीक, कमजोर हो गई। अब कमजोर हो गई तो क्या करेगी भाई, ये पहले ही कट जाएगी। अब क्या हुआ, तो ये होता है हमारा रेटिना, ये क्या होता है हमारा रेटिना, और ये हमारी जो लेंस, जो आंखों में प्रयुक्त हो रही है लेंस, जो आंख के अंदर है लेंस, वो है लेंस। अब यहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये लेंस से ये प्रतिबिंब बनने की जो है दूरी वो पास आ गई। बननी कहां चाहिए थी, आइडियली तो यहां बननी चाहिए थी, आइडियली इसको चाहिए था कि रेटिना पे जाके बने, लेकिन बन कहां गई, पहले ही कट गई। तो इससे ये क्या हो गया, निकट, इसीलिए इसको कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष। और इसी प्रकार से अगर आप बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जैसे एक लाइट बीम यहां से आ रही है और ये लाइट बीम ये रेटिना के पीछे जाके काटेगी। अब देखिए इस लेंस से यहां की दूरी क्या है, ज्यादा है ना, इसको मैं कह लेता हूं स्मॉल डी, तो ये कैपिटल डी, तो इस केस में ये क्या कहलाएगी, दूर दृष्टि दोष। और ये पहली वाली केस है वो क्या कहलाएगी, निकट दृष्टि दोष। मतलब अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाए, लेंस के पास में बन जाए तो उसको कहते हैं निकट, और लेंस से दूर बने तो उसको कहते हैं दूर। पास में बने तो निकट दृष्टि दोष, ये दूर बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष। इससे याद भी रह जाएगा भाई, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक और मजेदार बात, निकट दृष्टि दोष में निकट का क्लियर दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और दूर दृष्टि दोष में दूर का क्लियर दिखता है, निकट का नहीं दिखता। ये उल्टा है भाई, आप तो एक सिंगल शॉर्टेड लाइन में याद रखें, क्या, जो दृष्टि दोष का नाम है वो जगह क्लियर है। दूर दृष्टि दोष में क्या, दूर का साफ दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट का साफ दिखेगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या भाई, दूर का साफ दिखता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, ये याद रखिए। कारण क्या होता है भाई, तो हाँ हम चर्चा करने वाले अभी। तो क्या है यहां पे दिक्कत क्या आ रही थी, तो इस व्यक्ति को दिक्कत यह आ रही थी कि उसने निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वो किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करे। अब निकट दृष्टि दोष है भाई, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या, तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही कट गई, ये रेटिना से पहले ही कट गई। अब क्या करेगा भाई, तो इसको करना पड़ेगा, इस इमेज को दूर भिजाना पड़ेगा। दूर भिजाने के लिए एक अरेंजमेंट देखिए, हम लगा देते हैं यहां पे, चलिए अवतल लेंस। हमने कौन सा लेंस लगा दिया भाई, अवतल। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, तो ये जो इतनी दूरी पहले कट गई थी, ये जो इतनी दूरी पहले कट गई थी, इसको उतना ये फैला दे, मतलब प्रकाश को पहले ही यहां से फैला के यहां भेज दिया और इसको फैला करके यहां भेज दिया। अब ये देखिए, अब फैल गई तो ये कहां जाके काट देगी, रेटिना पे, है ना। अब ये लाल वाले जो ये जो लाइट बीम थी, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं बची भाई, ये खत्म हो गई। अब यहां से ये कुछ भी नहीं जा रहा, अब ये नहीं है, ये बस डॉटेड इसी तरीके से हमने बना दिया। अब जो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो पहले ही कट रही है उसको उतना और फैला के भेज दिया भाई, जो पहले ही मिल जा रहे हैं उसको उतना और दूर करके भेज दो, तो फाइनली कहां पे मिल जाएंगे, रेटिना पे। तो ये कौन सा लेंस उपयोग में लाए भाई, तो ये लेंस है हमारा अवतल लेंस। कौन सा लेंस उपयोग में ला रहे हैं, तो ये हमारा अवतल लेंस। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि रेटिना के नजदीक कट जाना। रेटिना के नजदीक कट जाना इसका मतलब होता है कि उसको दूर फैलाना है। फैलाएगी कौन, अवतल लेंस। कौन फैलाएगी भैया, अवतल लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में। चौथा क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, कहीं नहीं। तो भाई अभी तो समझा, दूर मतलब क्या, रेटिना से दूर, और निकट मतलब क्या है, रेटिना से पहले। तो क्या हो जाएगा, रेटिना से पीछे, रेटिना से किधर, पीछे, है ना। दूर दृष्टि दोष में यही तो हमने अभी बनाया था भाई, क्या बनाया था, ये हो गई हमारी आई, यहां से जो लाइट बीम आ रही है पास से ही, ये पास वाली लाइट बीम किधर चली गई, ये पीछे जाके काट दी, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, दूर हो गया। या रेटिना से ही बात करते हैं, रेटिना से कहां चली गई, पीछे चली गई। तो इसी को कहते हैं हम क्या भाई, इसी को कहते हैं हम दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना। चलिए हम इसकी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का जो अपवर्तनांक है वो अधिकतम किस रंग के लिए होता है, तो भैया ये बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कारण क्या होती है, तो हमें पता है कि जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म मतलब है क्या, ये कांच का एक एलिमेंट है, कांच का बना होता है ट्रायंगुलर शेप, और इसमें
जब एक सफेद प्रकाश जाती है तो ये सफेद प्रकाश अपने 7 रंगों के अवयवों में बट जाती है। सबसे नीचे कौन आता है? वायलेट, और सबसे ऊपर कौन आता है भाई? रेड। तो सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ किसका हुआ? बैंगनी रंग का। सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैंगनी रंग का। तो अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा? बैंगनी रंग का। भाई बैंगनी रंग सबसे ज्यादा डेविएट हुआ, रेड सबसे कम डेविएट होता है। इसका अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक रेड के लिए कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अच्छा 5 ही थे भाई, है ना। ये 19 और 20 को टारगेट किया गया है। 19 और 20 में आए हुए ये 5 ही क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव में, है ना। अब हमारे पास आ गया भाई अति लघु उत्तरीय। कौन से? अति लघु उत्तरीय, मतलब शॉर्ट टाइप, यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स है ना, 2-2 नंबर में। अच्छा जरा देखिए, जो मैं कह रहा था ना रिपीटेशन, ये देखिए ना रिपीटेशन की तो लाइन लगी हुई है, 11, 12, 13, 15, 16, 19। ठीक है, तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, है ना। हम तो ऐसे समझ के चले कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइप में आ चुका है। लेंस की समंजन क्षमता क्या है? तो देखिए एक और मजेदार बात है ना, हम साइंस को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम देखते हैं, या फिर इतना इंटरेस्टिंग जिन किसी को भी साइंस लगता है और जिनको भैया नहीं लग पाता है उनके लिए, कि यहां पे जो वर्ड है वो पकड़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आपको अलग से कुछ याद ही नहीं करना रहता, आपको अलग से कुछ समझना नहीं है, आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करना। कारण क्या है? यहां पे जो वर्ड्स है ना वो खुद सब कुछ बता देती है। इसने कह दिया भाई नेत्र की समंजन क्षमता। अब बताइए समंजन का क्या मतलब होता है? सामंजस्य बिठाने से मतलब समझते होंगे। सामंजस्य बिठाने जो कहते हैं, समंजन जिसकी बात करें, समंजन का मतलब क्या है? अगर इंग्लिश में थोड़ी सी इस वर्ड को ले तो एडजस्टमेंट कह ले। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज के अकॉर्डिंगली अपने आप को अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ठीक है ना। समंजन का मतलब क्या भाई? किसी चीज के अकॉर्डिंगली अपने आप को अरेंज करना। तो आपने कैमरे में इस तरीके का सेगमेंट देखा होगा, है ना, जिसको ऐसा कम ज्यादा ऐसा करके, है ना, एडजस्ट किया जाता है उसकी फोकस। क्या करते हैं हम? कैमरे में आपने देखा होगा, कैमरे के सामने जो लेंस लगा होता है उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट मतलब क्या? उसको ऐसा घुमाना फिराना, घुमा फिरा करके हम क्या चाहते हैं? जो इमेज मेरे को दिख रही है बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। इमेज क्लियर दिखने के लिए क्या करेंगे भाई? एडजस्टमेंट। तो हमारी आंखें भी ऐसा काम करती है। हमारी आंखें भी क्या करती है? वो जो कैमरा जो फोकस लेता है ना ऐसे जाकर के, वैसे ही हमारी कैमरा भी फोकस, मतलब हमारी आंखें भी फोकस लेती है। अब कहेंगे आंखें कैसे फोकस लेती है? तो भाई आप बताइए ना, आप धूप से अंदर आते हैं, धूप से आप अंदर आते हैं तो आपको अंधेरा अंधेरा सा ऐसा दिखता है, या फिर अचानक से छाए से धूप में जाते तो आपको सब कुछ चमकता हुआ दिखने लगता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है भाई? तो हमारी आंखें जो है वो इमेज को बनाने के लिए क्या करती है? इमेज को फोकस करने के लिए एडजस्ट करती है। ठीक है, वो इसका दो तरीके से मैं समझाता हूं आपको। एक तो ये समझिए, जैसे कि हम कहीं अंदर से, मतलब छाए में से धूप में जाते तो ऐसा लगता है आंखें चमक रही। कारण क्या होता है कि जब कभी भी आप अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, तब आपके पास में पर्याप्त रोशनी में, या फिर यूं कहें रोशनी की कमी है ना। धूप के कंपैरिजन में तो रोशनी कमी होगा ना, तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है? बड़ी खुल जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट भी आए और आपको स्पष्ट दिखे। अब आपकी आंखों का शटर भैया ज्यादा खुला हुआ है। अब चले अपन धूप में, शटर ज्यादा खुला हुआ है, बहुत सारी धूप की किरणें आपके आंखों में आके टकरा रही है, तो आपको चुभन महसूस होगा ना, जलन महसूस होगी। तो वहां पे आंखें क्या होने लगती है? ऐसी सकरी होने लगती, छोटी होने लगती। तो उसने अपना शटर छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ी सी भी अगर लाइट भी मारी है तो उतने में ही हमको क्लियर दिख जा रहा है। तो उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अपने आप को क्या किया? एडजस्ट किया। अच्छा, अब इसी का उल्टा क्या होता है? धूप से अंदर आ रहे, तो धूप में आंखें ऐसी हो रखी है, और जैसे छाए में आए आंखें ऐसी है। अब लाइट भी यहां कम मिल रहा है, तो भैया कैसा दिखता है? अंधेरा अंधेरा दिखता है। क्योंकि अच्छा थोड़ी देर के बाद क्या होता है? ऐसा आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके ऐसा खोलिए, तो थोड़ी देर में क्या होता है? एडजस्ट हो जाती है और ये बढ़ जाता है। शटर खुल गया, ज्यादा से ज्यादा लाइट भी आने लगी, नॉर्मलाइज हो जाती है आंखें, आप इजिली देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी के साथ में होता है, सभी ने इसको महसूस किया हुआ है। इसके अलावे क्या होता है भैया? आपने देखा ना, जब सामने से खूब तेज लाइट पड़ती तो ऐसी आंखें ऐसी 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 होने लगती है ना, आंखें ऐसी सिमटने लगती, भी कम हो जाती है ऐसे जैसी चमकती। क्यों? क्योंकि ज्यादा तेज रोशनी आती है तो अपने आप को एडजस्ट करता है ना, शटर को कम खोलेगा, कम से कम लाइट बीम को अंदर जाने दो, और जैसे अंधेरा आएगा बढ़ा देगा, भैया ज्यादा से ज्यादा लाइट बीम को अंदर जाने दो, क्योंकि इमेज फॉर्म करनी। ठीक, दूसरा, जब किसी ऑब्जेक्ट को नियर, मतलब नजदीक के ऑब्जेक्ट को या दूर के ऑब्जेक्ट को मुझे देखना होता है, तो नजदीक या दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे मेरी आंखों को भी फोकस करना पड़ता है।
जैसे कैमरे में देखा है, जैसे अभी 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 है ना वो माइक्रो मैक्रो करके जो छोटे कैमरेज यूज करके हम फोन में बहुत सारी कैटेगरी खींचते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेता है और ऐसे जूम करके जाता है और रुक जाता है, फिर उसके बाद क्लियर आने लगती है इमेज। तो वो क्या करता है, एडजस्ट करता है ना। तो ऐसी हमारी आंखें करती, क्या, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। मतलब नेत्र जो फोकस करने का काम करती है, नेत्र जो पास रखा ऑब्जेक्ट है या दूर रखा ऑब्जेक्ट है, उनको देखने के लिए अपने फोकस पॉइंट को एडजस्ट करती है, और उसी एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। हमारी आंखें अब पास की और दूर के ऑब्जेक्ट, आपको खुद को पता होगा भैया, पास के ऑब्जेक्ट देखनी है तो अलग जगह फोकसित करना पड़ेगा आंखों को, और अगर दूर की देखनी है तो अलग जगह पे। इन दोनों का जो एडजस्टमेंट करती है हमारी आंखें, उसी को कहते हैं हम क्या, उसी को कहते हैं हम नेत्र की समंजन क्षमता। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में, और ये भैया इंपॉर्टेंट है ना, इतने साल बाद आया तो पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट पढ़ने में, श्याम पट्ट मतलब बोर्ड भाई है ना, ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। मतलब क्या भाई कि क्लासरूम में बैठा है बच्चा पीछे की तरफ और वो श्याम पट्ट को नहीं देख पा, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखी चीजें उसको क्लियरली नहीं दिख रही, तो उसको क्या दिक्कत है। तो भैया चूंकि छात्र अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अतः छात्र जो है दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है। तो जब दूर की कोई वस्तु नहीं देख पाता है तो उसको दूरदृष्टि दोष तो है नहीं भाई, क्योंकि जो दृष्टि दोष का नाम लेते हैं वो क्लियरली देखता है। अगर ये दूरदृष्टि दोष होता तो दूर का साफ दिखता, अब वो पीछे बैठा है मतलब बोर्ड से दूर बैठा है ना, तो दूर का उसको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पास का उसको दिख रहा है, पास का दिख रहा है मतलब निकट का उसको दिख रहा है। तो कौन सी दृष्टि दोष हो जाएगी, निकट दृष्टि दोष। कौन सी दृष्टि दोष होगी उसको, निकट दृष्टि दोष। मतलब क्या है कि पास में जो चीजें रखी हैं वो उसको क्लियरली दिख रही हैं, ठीक है, और दूर की वस्तु उसको नहीं दिख रही है, तो निकट दृष्टि दोष। मतलब क्या है, दूर से आने वाली लाइट बीम कमजोर पड़ गई और पहले ही रेटिना के पहले ही वो एक दूसरे को काट गई और अपना प्रतिबिंब बना दी, मतलब रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब उसका बन गया, इसलिए कहते हैं भैया इसको क्या कि ये जो होगा ये निकट दृष्टि दोष है। अच्छा, इसे संशोधित करने के लिए अब भाई पहले ही कट गई तो कौन सा लेंस लगाएंगे जो फैला दे इसको, तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। भाई इसमें यही बनेगा ना डायग्राम कि भाई ये हो गई हमारी आंखें, अब क्या करेंगे, तो भाई ये दूर से आ रही, अच्छा दूर से जो किरणें आती है वो इस तरीके से पैरेलल बना लेते भाई, ठीक है। अब ये किरणें क्या हो गई, तो ये किरणें ये पहले ही कट गई, अब ये दिक्कत हो गई, मुझे कहां चाहिए, मुझे तो चाहिए था रेटिना पे, तो रेटिना पे पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने कहा भैया यहां पे लगा दो एक अवतल लेंस। अवतल लेंस का काम क्या है, तो अवतल लेंस इस लेंस ये जो किरण आ रही है इसको फैला देगी, कितना फैलाना है उतना ही, ये इतनी दूरी जो कवर कर दे, तो इतने ही फोकस का यहां पे लगाते भाई, जो ये दिख रहा है इतने ही फोकस का, तो ये उठा करके ये पहुंच गई। लेंस का क्षमता बढ़ा घटा तो नहीं सकते, जो हमारी आंखों की लेंस है, आंख का जो ये लेंस है इसमें जो डिफेक्ट आ गया उसको तो चेंज कर नहीं सकते, तो बाहर एक लेंस लगाया, उसकी वैल्यू क्या रखी, ये जितना कम रह जा रहा था उसको बढ़ा दो, तो इसने पहले ही इस लाइट बीम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, फैला के भेज दिया, तो ये जाकर के कहां बनने लगे, प्रतिबिंब रेटिना पे हो गए भैया, दोष मुक्त हो गए, इजीली अपने आप को दिखने लग गई, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त किया जाना चाहिए। मतलब जो दूरदृष्टि दोष है वो क्या है और कैसे लेंस इसके लिए इस्तेमाल किए जाए। ये देखिए ये छोटे क्वेश्चंस में भी है और यही सेम क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में भी है, मतलब स्मॉल टाइप क्वेश्चन में भी है और लॉन्ग टाइप में भी है ना, दीर्घोत्तरीय में भी और लघुत्तरीय में भी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई हमें कितना कंटेंट इसके अंदर लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे। ये दीर्घ दृष्टि दोष में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। रिपीटेशन देखेंगे तो देखिए 11, 12, 13, 15, 16, 19, तो रिपीटेशन की तो लाइन ही नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा, दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दोनों में से एक पेपर में इस साल भी दिख रहा है। अगर ये दोनों, तो अगर अच्छी किस्मत रही तो पता चले यही ऊपर नीचे, जो अथवा में क्वेश्चन आते हैं ऊपर और नीचे यही दोनों दिख रहे हैं, पक्का है ये क्वेश्चन आना, क्योंकि इस चैप्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है इसी क्वेश्चन से। हम इसको बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही आसानी से याद भी करेंगे, किसमें, दीर्घोत्तरीय वाले सेगमेंट में। अभी अति लघुत्तरीय में तो हम बहुत ही छोटे में ही करेंगे।
दीर्घ उत्तरीय में आपके वो एक तरीके का एक ट्रिक भी देने वाला हूं जिससे कि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। आपके पास कंटेंट इतना सारा होगा कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय के लिए भी, लघु उत्तरीय के लिए भी, अति लघु उत्तरीय के लिए भी, सब जगह पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पाने के लिए भाई बने रहिएगा आखिरी तक। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। दूरदृष्टि दोष है क्या? तो दूरदृष्टि दोष मैंने क्या सिखाया? जहां का दोष है वो दिखेगा, जहां की दोष है वो दिखेगी। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि दोष है तो दूर की दिखेगी, ठीक है, दूर की क्या होगी? दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर ये निकट दृष्टि दोष होता तो निकट की दिखती और दूर की नहीं दिखती। खैर, दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर का क्या होने वाला है? दिखने वाला है, और पास का नहीं दिखने वाला है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि जब कभी कोई पास से आ रही होगी किरण, पास से आ रही होगी किरण, तो रेटिना के पीछे चली जाएगी, और दूर से आ रही होगी तो वो भैया बाकायदा आकर के आपकी जो नेत्र, जो रेटिना है उसी पे बनेगी, ठीक। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, ये देखिए स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। क्या करेंगे? उत्तल लेंस का। क्या हो रहा है? कारण देखिए, ये जो पास में रखी ऑब्जेक्ट है उसके कारण ये यहां पे आई, और ये कहां चली गई? ये चली गई पीछे। भाई ये प्रतिबिंब नहीं बनवा पाया यहां पे, मतलब हमारी आंखों में जो लगी नेत्र लेंस है वो भी एक उत्तल लेंस है, वो कन्वर्ज करने का ही काम कर रही है, जोड़ने का ही काम कर रही है, किंतु जोड़ नहीं पा रही है रेटिना पर। तो मैंने एक बाहर से लेंस लगाई, ये लगाई एक और उत्तल लेंस, और इस लेंस का क्या काम दिया कि भाई वो जितना ज्यादा छोड़ रही थी, ये जितना ये पीछे, इतने के ही फोकस दूरी का एक यूज करते हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार से, ये हो गई हमारी आंखें, ये हो गई हमारी आंखें। अब हमारे पास दिक्कत क्या आ रही थी भाई? तो दिक्कत ये आ रही थी कि ये लाइट बीम यहां पे गई, ये लाइट बीम यहां पे गई, और ये यहां से होकर के ये पहुंची, और ये बन गई इमेज हमारी रेटिना पे, ठीक है। अगर ये इमेज बन रही है, अगर ये चीज नहीं होती, तो ये चीज नहीं थी, जब ये लेंस नहीं था, तो फिर क्या हो रही थी भाई? ये सीधी लाइट बीम यहां पहुंच रही थी, सीधी जो लाइट बीम है ये पहुंच रही थी डायरेक्टली हमारी आंखों पे, ये हमारी डायरेक्टली आंखों पे, और ये जाकर के पीछे काट रही थी। अब क्या किया? तो इस लेंस ने उसको थोड़ा सा मर्ज कर दिया, जो जितना पहले पीछे जा रही थी उसको पहले ही मर्ज करा दिया, पहले ही मर्ज करा दिया, तो इसने रेटिना पे काट दिया, ठीक है। तो भाई इससे क्या समझ में आता है कि इसमें क्या लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा एक उत्तल लेंस, और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये होगी उसकी फोकस दूरी, ये जितना पीछे जा रहा है ना उतना पहले ही कंप्रेस कर दिया, उतना पहले ही कंप्रेस कर देंगे, और हमारी जो परफेक्टली रेटिना पे जो इमेज बननी है वो बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4, ठीक है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु या रखी पुस्तक स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, ठीक है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? चलिए भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है। मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है पुस्तक, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई भाई? ये u की वैल्यू हो गई, कितनी? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता है ना, पावर ऑफ लेंस दी हुई है कितना? -2 डायोप्टर, ठीक है, -2 डायोप्टर। अब बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, मतलब किस पुस्तक को पढ़ सकता है? तो चलिए भाई v निकालते हैं पहले तो, ठीक है। इसके बाद पता चल जाएगा कि इस जगह पर रखी वस्तु का जो उसकी इमेज बन रही है वो कहां बन रही है। अगर जिस जगह पे इमेज बन रही है उसी जगह पे अगर इस चश्मे को हटा दिया जाए, इसके बाद अगर उसको पढ़ने के लिए दिया जाए पुस्तक, तो वो इमेज दोनों सेम हो जाएगी। तो इसलिए हम काम करते हैं, पहले तो निकालते हैं इसका कि इस चश्मे को यूज करने के बाद, चश्मा जब प्रयुक्त करता है तो उसका फोकस पॉइंट क्या है, ठीक है। या फिर यूं कहे कि भैया वो फोकस पॉइंट निकालने के बाद हम ये कैलकुलेट कर लें कि चश्मा पहनने के बाद उसको कहां पे प्रतिबिंब बन रही है। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं। तो पावर दे दिया, पावर से फोकस कैसे निकलता है तो हमको पता है। अच्छा, ये v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं, यहां से मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूं। हमें पता है कि भाई फोकस दूरी
बराबर 1 अपॉन लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, या यूं कहूं कि भाई फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर। तो कितना करें, तो मुझे ये दिख रहा है सेंटीमीटर में, तो क्या इसको सेंटीमीटर में लिख लूं? तो हाँ भाई चलो शुरू से ही सेंटीमीटर, तो 100 अपॉन पी, ये किस में आएगा आंसर? तो ये आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो क्या कर दूं मैं, 100 अपॉन -2, ठीक है, -2 डायोप्टर है भाई, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 50, मतलब F इक्वल्स टू आ गया -50, ठीक है, क्या सेंटीमीटर। अब मेरा मेन मुद्दा है भाई V निकालना, तो अब तो सब कुछ आ गया ना, निकल जाएगा क्या, 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन U, सॉरी 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। अब सारी वैल्यूज है हमारे पास, रख देते हैं, 1 अपॉन F मतलब 1 अपॉन -50 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V निकालना है, माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 25, है ना। U की वैल्यू जो है वो माइनस में दी हुई है भाई, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस को इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो चलिए कर लेते हैं भाई, 1 अपॉन V को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, 1 अपॉन V को यहीं पे छोड़ा, 1 अपॉन -50, ये प्लस होकर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 25, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, एलसीएम कितने का, 50 हो जाएगा, 50 का एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो 50 से ये कितना हो गया 1, मतलब -1 -2, मतलब -3/50। मतलब ये अगर v निकालें तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ इसका व्युत्क्रम, तो v बराबर हो जाएगा -50/3, है ना। अब चाहे तो इसको काट लेते हैं, काट करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 से 3 से जाएगा भैया एक बार में, है ना, 2 20 बचेगा, मतलब 6 × 18, फिर 2 20 बचेगा, 6 × 18, मतलब ये 16.66 चलता जाएगा, यानी v इक्वल्स टू -16.66। अर्थात वो अगर बिना चश्मे के अगर देखना चाहे तो उसको वस्तु को रखनी होगी, वस्तु -16.66 सेंटीमीटर पर रखकर बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं, बिना चश्मे के भाई इसी जगह पे रख करके हम पढ़ सकते हैं, है ना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे चश्मा की। चलिए ये क्लियर हो गया भाई, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप रख सकते हैं, ये 19 में आया भाई, है ना, इसके रिपीटेशन नहीं है, ये 19 में आया, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स जनरली नंबर्स के साथ में रिपीट नहीं होते, पैटर्न रिपीट होता है, नंबर्स नहीं। तो ये पैटर्न रिपीट होगा, नंबर भले ना हो, इसलिए भाई वो ईयर में वो फिल्टर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लघु उत्तरीय में, है ना, अब आ गया अपन लघु उत्तरीय में, और पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारों का टिमटिमाना हमने जो सुना है कि भाई वो तारे है ना वो ब्लिंक करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, वो टिमटिमाना तारों का, वो ब्लिंकिंग क्या है आखिरकार। तो तारों की जो ब्लिंकिंग होती है, जो रात में हम देखते हैं कि भाई एक तारा ऐसा चमकता है, फिर थोड़ी देर के लिए बंद, फिर चमकता है, फिर थोड़ी देर के लिए बंद, फिर चमकता है, फिर बंद, तो क्या है वास्तव में ऐसा होता है, क्या तारे ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होते हैं, या फिर सिर्फ हमें प्रतीत होता है। तो भाई उसका कारण देखते हैं, अल्टीमेटली होता सिर्फ और सिर्फ यह है, आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि बहुत दूर से जब प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, है ना, बहुत दूर से जब प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, तो ये हमारे पृथ्वी के, ये रहा एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है भाई, एटमॉस्फेयर। अब एक किरण आप समझिए यहां से चली है, एक तारा यहां से, और यहां से एक किरण चल रही है। अब ये किरण चलने पे क्या होगी, तो ये किरण जब चलती हुई आएगी तो यहां से आकर के क्या हो जाएगी, अपवर्तित, फिर से अपवर्तित, ऐसा कुछ पहुंचेगी। तो इसके अपवर्तन के फलस्वरूप पहुंचना, और इसी जगह से आने वाली दूसरी किरण, एक तीसरी किरण, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये सेम जगह से आ रही प्रकाश किरणें, एक तो उसका रूट ये हो गया, मान लीजिए ये पहुंच रही है इसी जगह से, एक ये रूट है, एक रूट ये है ना, और भी रूट हो सकते हैं इसके सेम बिंदु पर पहुंचने के। अलग अलग रूट से अगर आएगी तो ये प्रकाश को चलने में, देखिए जो सीधी आ रही है इसको तो सबसे कम डिस्टेंस लगा, जो ऐसे ट्रैवल होकर के आ रही है, अपवर्तित होकर के ज्यादा दूरी तय करके आएगी, इधर से भी जो अपवर्तित होकर के आ रही है वो ज्यादा दूरी तय करके आएगी। इसका मतलब क्या भाई, कि एक ही जगह से निकला हुआ प्रकाश अलग अलग समय पे हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो जब ये पहली वाली प्रकाश पहुंचेगी तो हमको दिखा चमकता हुआ,
फिर थोड़ी देर तक कुछ नहीं आया, थोड़ी देर के बाद दूसरा वाला प्रकाश आया, तो थोड़ी देर के बाद क्या दिख रहा है, तो थोड़ी देर के बाद फिर से अंधेरा दिखा, फिर दूसरी बार में चमकता हुआ दिखा। फिर इसके बाद मान लीजिए तीसरे रास्ते से जो प्रकाश आ रहा है वो अपनी आंखों तक पहुंच रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, फिर दिख रहा है आपको कि बीच में कुछ नहीं आया, फिर एक प्रकाश आ रही। मतलब क्या, जो सीधी रेखा में आई वो जल्दी आई, जो इधर से ऐसा घूम करके टकरा के आ रही वो थोड़ी देर बाद आ रही। तो पहला आया, दूसरा जो आया, उन दोनों के बीच में टाइम का गैप हो गया। वो टाइम का गैप आपको कैसा दिखेगा, भाई कुछ भी नहीं है। प्रकाश जब तक आपकी आंखों पर पड़ेगा तभी तक कोई चीज आपको दिखती है, कोई चीज का दिखाई देना या उसका प्रतीत होना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु से टकराकर प्रकाश आपकी आंखों तक आए। अगर प्रकाश टकरा के आपकी आंखों तक नहीं आ रहा तो वस्तु आपको अपीयर नहीं होती, वो वस्तु आपको नहीं दिखाई पड़ती। तो इससे क्या समझते भाई कि प्रकाश जो चल के आ रही है हमारी आंखों तक वो कंटिन्यूअस आए। लेकिन यहां पे देखने को मिल रहा है कि एक जल्दी आ गई, एक थोड़ी देर के बाद आ रही है, एक थोड़ी देर के और बाद आ रही है, तो गैप हो रहा है ना। इसी गैपिंग के कारण हमको ब्लिंकिंग्स दिखती है, हमको टिमटिमाना दिखता है। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो इसी वजह से भाई, है ना। सबने पढ़ा ना भाई ये पोयम बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो भैया उसी की बात कर रहे हैं हम। क्या, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये जो शब्द है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका मतलब क्या है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक पूरा आवरण है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वो गैसों का आवरण अलग अलग घनत्व का है ना। अलग अलग मंडल में ऊपर चढ़ते जाएंगे तो अलग अलग घनत्व है। जब अलग अलग घनत्व है इसका मतलब क्या होता है भाई कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलता है तो वो उस माध्यम के घनत्व के ऊपर निर्भर करती है उसकी चाल। अगर ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा डेंसर है, तो भैया प्रकाश ज्यादा बेंड होगा, धीरे चलेगा। और रेयर है, अगर वो डेंस नहीं है मतलब वो विरल है मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, उसके कण दूर दूर है, प्रकाश तेजी से गमन करेगा। तो हमारे वायुमंडल में अलग अलग लेयर्स बन गए तो क्या होने लगा, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है भाई कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति परिवर्तित हो जाती है, या यूं कहें कि वो अपने मुख्य मार्ग से हट जाता है, विचलित हो जाता है। तो भाई गैसेस की लेयर्स, अलग अलग लेयर्स क्या करे भाई, हमें इसी तरीके का इन्वायरमेंट दे रही है ना कि एक लेयर अलग डेंसिटी की, दूसरी लेयर अलग डेंसिटी की, तीसरी लेयर अलग डेंसिटी की, तो मतलब 3 माध्यम हो गए। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, तो मतलब अलग अलग माध्यम होंगे, हर जगह टेम्परेचर अलग अलग है, तो इसीलिए इसको कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल भी क्या कहता है, उन प्रकाश की किरणों को गुजरते समय अपवर्तित करते रहता है। ये वर्ड वायुमंडलीय अपवर्तन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है या फिर ये कारक, ये कारण, कॉज, इसके नाम पे भी आता रहेगा। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यह 1 मार्क्स में भी हमसे पूछा जा सकता है भाई। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होते रहता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में गैसेस की डेंसिटी हर लेयर पे बदल रही है, हर लेयर पे उसका टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल के तारे के प्रकाश के अभिलंब की ओर झुका देता है ना। हमें यह बात पता है कि जब कभी डेंसर मीडियम में घुसेंगे तो अभिलंब की तरफ प्रकाश किरणें मुड़ने लगती हैं। जैसे जैसे हम सघन में घुसेंगे प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकने लगती है। इस प्रकार तारे की यह आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। इस प्रकार तारे की यह आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का कारण बनता है। अब देखिए भाई, ये जो मैंने एक डायग्राम आपको प्लॉट किया है, इसी तरीके से मैं आपको इस तरीके से प्लॉट करता हूं कि यहां से, है ना, एक दूसरा प्लॉट करता हूं मैं। यहां दूसरे एंड से, यहां से एक तारा है, इससे निकली हुई प्रकाश ये आकर के अपवर्तित हुई, अभिलंब की तरफ झुक गए, फिर अभिलंब की तरफ झुक गए। अब यहां पे कोई बंदा है, इसको तो ये प्रकाश किरणें इसी लाइन में आती हुई दिखेगी, मतलब उसको तो तारे का एहसास यहां पर होगा भाई। ये वाला तारा यहां पर है, यहां से झुक के आ रही है, लेकिन इसको एहसास यहां पे होगा।
थोड़ी देर के बाद अगर मान लीजिए कुछ अलग कोण से अपवर्तित हुई है तो उसको एहसास यहां होने लगा। तो सेम तारा क्या हो रहा है भाई, अलग अलग जगहों पे दिख रहा है, और कैसा दिख रहा है, कभी धुंधला कभी प्रकाशमान, कभी धुंधला कभी प्रकाशमान। तो भाई कैसा हो रहा है, टिमटिमाना हो रहा है ना। तो इसी को कहते हैं हम क्या, ये जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है क्या तारे की, तो कहेंगे नहीं, तारा तो यहां पर रखा हुआ भाई, दिख यहां पर रहा है, तो इसकी आभासी स्थिति है। ये जो स्थिति दिख रही है कैसी दिख रही है, इसकी आभासी स्थिति, इसकी रियल स्थिति नहीं है। तो तारा इस तरीके से इतनी दूरी में दिख रहा है, इसी को कहते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। ठीक, ये भी 2 साल से तो लगातार पूछा जा रहा है भाई, 19 और 20, 2 सालों से ये लगातार पूछा जा रहा है, 19 में भी और 20 में भी। आगे बढ़ते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या हो। ठीक है, ये पूछा देखिए 13, 16, 17, 18, 20, ये भी कंटिन्यूएशन में आया, नंबर भी सेम है। यहां पे जो नंबर दिख रहे हैं वो नंबर तक सेम आया है, इतने कंटिन्यूएशन में आया भाई ये। तो क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको। क्या, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु है ना, फार पॉइंट जो है उसका नेत्र से 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक, तो चलिए एक चीज तो समझ में आती है कि भाई ये जो फार मतलब जो ये देख सकेगा वो कहां तक होगा भाई, इनफाइनाइट तक, है ना। जो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जो हमारी स्वस्थ आंखें होती है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है भाई, वो इनफाइनाइट होता है। अच्छा, इसके बाद जो एफ है और हमारे पास आ जाता है क्या भाई, वी। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है उसका फोकस पॉइंट। तो फोकस भैया उसका निकालना है। वी कितना है भाई, तो 80 सेंटीमीटर। वी कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। अब चूंकि वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या भाई, कि उसकी आंखों में ऐसी समस्या है, ये देखिए, ये जो कोई दूर से आ रही किरण है ये पहले ही कट चुकी है। तो इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाएंगे, तो आप कहेंगे इसके लिए तो हमको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो अवतल लेंस क्या करती है, इसको फैला के भेज देगी, ये चली गई रेटिना पे, है ना। तो इसमें क्या करें भाई, अवतल लेंस है। अवतल लेंस के लिए जो फोकस होगा वो कहां बनेगा, लेफ्ट या राइट। तो आप कहेंगे भैया अवतल लेंस के लिए सब कुछ किधर आना है, ये लेफ्ट। तो ये हो गया -80। अब निकालना भाई इसके लिए फोकस। ठीक, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है भाई कि संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति। तो आवश्यक लेंस की प्रकृति तो हमको समझ में आ गई, कौन सी लेंस भाई, अवतल लेंस। अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। तो क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज को डाल देते हैं। तो 1/f तो मुझे चाहिए इज इक्वल्स टू 1/ कितना, -80। तो 1/-80 माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मतलब कितना हो जाता है भाई, 0। 1/इनफाइनाइट का मतलब कितना हो जाएगा, 0। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/-80, मतलब f इज इक्वल्स टू -80। यानी इस लेंस का जो फोकस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई, -80। अवतल लेंस प्रयोग में आएगा और उसका फोकस कितना होगा, -80। अब पूछा जा रहा है कि क्षमता भी बताइए। तो मुझे पता है लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। ठीक, मतलब ये हो गया, मुझे P से डिनोट करते हैं लेंस की क्षमता को, 1/-80, 1/-80 ये हो गया। ये इसकी इकाई क्या होगी भाई, तो इसकी इकाई होती है डायोप्टर, D। इकाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की इकाई डायोप्टर, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव भी है ना। 19-20 में तो नहीं, लेकिन इसके पहले पूछा गया है ये। तो डायोप्टर को भी अपने घर से ही याद रख के जाएंगे भाई, ये क्या है, पावर ऑफ लेंस की इकाई। चलिए, तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए भाई। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है
एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितना फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखते हैं भाई निकट दृष्टि दोष है ना, तो वो क्या यूज कर रहा है, तो वो यूज कर रहा है भाई अवतल लेंस। वो क्या इस्तेमाल में ला रहा है, अवतल लेंस। अच्छा, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है, मतलब u की जो वैल्यू है ये हो गई कितनी भाई उसकी 20 सेंटीमीटर, -20 कह लेते। अच्छा, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए अब उसको क्या करना है भाई, पुस्तक को कहां रख के पढ़ना है, उसको 25 सेंटीमीटर दूर। मतलब अगर वहां पे u की वैल्यू जो है वो रख दी जाए कहां, 25 सेंटीमीटर, तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, मतलब उसको कितनी फोकस दूरी का जो लेंस है उसको चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, तो भाई यहां पे मुझे निकालना है क्या, इसका f निकालना है, ठीक है। और ये जो मुझे दिख रहा है यही हो जाएगा मुझे क्या भाई, ये हो जाएगी मेरी इमेज। भाई यहां पे प्रतिबिंब बनना चाहिए मेरे को, तो ये हो गया मुझे v हो गया मुझे -20। अब अवतल लेंस है तो ये इसलिए सब कुछ नेगेटिव में ही रखा है। अब मुझे f निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, तो f के लिए तो सिंपल सॉर्ट है ना, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मुझे कैलकुलेट ही करना है, 1/v कितना है, -20 -25। अब क्या कर दे भाई, तो इन दोनों का क्या कर ले, एलसीएम। अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक लाइन और चला लेते फिर अपन बात करेंगे, एक लाइन और कवर कर लेते भाई। -1/20 प्लस 1/25 अपन ले लेंगे एलसीएम, तो ये मैं ले लेता हूं 20 50 100 ले लेते हैं, है ना, 100 का एलसीएम, 20 पंजे 100 और 20 चौके 100, सॉरी 25 चौके 100, तो ये हो गया भाई खत्म। 1/f का मान आ चुका, 1/f का मान आ गया -1/100, ये निकल गया। यानी फाइनली अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो f इज इक्वल्स टू निकल गया क्या, -100। f इज -100। मतलब अगर मैं कहूं कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इसका हो गया, फोकस दूरी हो गया 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में था, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में जाएगा। यानी फोकस कितना हो गया भाई 100। मतलब उसको कैसा यूज करना पड़ेगा, तो अवतल लेंस उसको यूज करना पड़ेगा। और कितने का अवतल लेंस चाहिए उसको, तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उसको प्रयुक्त करना पड़ेगा क्या, अवतल लेंस। चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो बढ़ते हम आगे प्रश्न 4 पे। तो अगले प्रश्न में है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण है ना 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, है ना, जबकि साइन 49 डिग्री की वैल्यू अपने को यहां पे दी गई है। ठीक, तो अपवर्तनांक मुझको चाहिए और यहां पे जो उसका न्यूनतम विचलन कोण है वो दे दिया गया है। ठीक है, तो मुझे निकालना है म्यू। ठीक, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी भाई, तो प्रिज्म कोण तो हो गया 60, तो ये होता है साइन डेल एम प्लस a/2 होल अपॉन साइन a/2। ठीक है, ये होता है किसका भाई, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला, जहां पर ये जो डेल एम जो दिख रहा है इसी को हम कहते हैं क्या, न्यूनतम विचलन कोण, इसको कहते हैं हम न्यूनतम विचलन कोण। अच्छा, इसके बाद बारी आती है किसकी भाई, तो इसके बाद आता है ए कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्रिज्म कोण, इसको कहते हैं हम प्रिज्म कोण। ये क्वेश्चन सिर्फ 19 में आया है और ये एक अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन था, बट आया था तो अपने को करना ही पड़ेगा भाई। ये होता है हमारा प्रिज्म, इसमें ये कहलाता है ए। अब यहां से अगर एक प्रकाश की किरण यहां पे जा रही है तो ये यहां से बेंड होकर कैसे निकल जाती है, लेकिन इसको चले जाना चाहिए था इधर, इसको पीछे की तरफ घुमाइए तो यहां पे जो कोण बनता है दैट इज कॉल्ड डेल एम। ठीक है, प्रकाश किरण जो ये है, जो एरो दिख रहा है इधर चले जाना चाहिए, लेकिन इसको क्या किया, पीछे की तरफ मिलाया, तो हम ये कह रहे हैं कि जाना इधर था और जा इधर रही है, तो कितनी विचलित हो गई, उसी को कहते हैं विचलन कोण। अच्छा, इनके वैल्यूज जो गिवन है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये न्यूनतम विचलन कोण है भैया 38 डिग्री
और प्रिज्म कोण जो है, प्रिज्म कोण कहां गया, प्रिज्म कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब जरा इन सब की वैल्यूज को बात करते हैं। अच्छा म्यू क्या है भाई, तो म्यू को कहते हैं भाई अपवर्तनांक, ये तो क्लियर ही होगा, अपवर्तनांक। अब क्या करेंगे भाई, तो रखिए चलिए वैल्यू साइन डेल एम, डेल एम मतलब कितना, तो डेल एम मतलब 38 प्लस ए मतलब कितना 60 बटा 2 अपॉन साइन ए बाई 2, तो क्या हो जाएगा भाई साइन 60 बटा 2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको दिख रहा है लेंदी सा लेकिन है नहीं, अब क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन, है ना, 60 और 30 90, 90 और 8 98, ठीक है, 60 और 30 90 8 98, 98 बटा 2 अपॉन ये कितना हो गया भाई साइन 60 बटा 2 मतलब कितना 30। अच्छा इसके आगे के क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मुझे म्यू इक्वल्स टू साइन 98 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, तो 49 डिग्री, साइन 49 डिग्री और नीचे क्या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखिए आपको 49 डिग्री का मान पहले से ही दे के रख दिया भाई, यहां पे दे दिया, तो अब इसके मान को रख देते हैं, तो साइन 49 का मतलब कितना हो गया भाई, तो 0.75 और 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए भाई 0.5, है ना। साइन 30 मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, चूंकि साइन 30 का जो मान होता है साइन 30 डिग्री वो होता है 1/2, है ना। ये मैथ्स में इस साल से इंट्रोड्यूस हुई है और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, टेबल से आप याद रखते हैं इसको, तो ये रख दिया। अब हो गया भैया, ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू, म्यू की, ठीक है। आप चाहें तो यहां पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा मुझे दिखने वाला नहीं है, खैर कर देता हूं मैं। अगर इसको हटाते हैं तो ऊपर मैं लगा देता हूं 10, 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा भाई, तो 5 से कट गया ये 15 दूनी 30 64 55 75, है ना, 15 55 75, ठीक है। 5 से इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 मतलब 50 यानी 0.50, ये आ गया हमारा म्यू। अच्छा इसकी कोई इकाई कोई यूनिट होगी क्या, तो भैया नहीं, इसकी कोई इकाई कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये रेशियो होता है ना, तो इसकी कोई इकाई कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये निकल गया भैया यहां पर अपवर्तनांक किसका, प्रिज्म का 0.50। ठीक, चलिए आसान सा ही है, बस देखने में आपको लेंदी लग रहा था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, बाकी इसके बाद इसमें वैल्यूज रखेंगे और ऑटोमेटिकली ये सॉल्व करके मिल जाएगा। और जो यहां पे आड़ी टेढ़ी सी वैल्यू जो बन जाती है जैसे 49, तो उसको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है आपके लिए कि भैया इसका आंसर, तो आपको अलग से कुछ परेशान नहीं होना। बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन अगले पे। अगला अब आ चुका है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप है, और ये देखिए 12 14, है ना, और आगे अभी आएंगे इसके पैटर्न, तो भैया 17 18 19 और 20, मतलब लगभग हर साल आया है। और यहां पे हमने मेंशन किया हुआ आपके लिए कि इसके पैटर्न क्या, पूछने के तरीके कैसे कैसे रहे, मतलब हर साल ये आया है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया, वर्डिंग्स चेंज हुई है, पूछने का मतलब तो एक ही रहा, मकसद भी एक ही रहा। क्या भाई, तो देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, है ना, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। मतलब अल्टीमेटली भाई लॉन्ग आंसर टाइप है, 7 नंबर में पूछा जा रहा है और आपको निकट दृष्टि दोष को पूरा एक्सप्लेन करना है, मतलब आप दोष बताएंगे, उसका निवारण कैसे करना है और उसको निवारण करने में कौन सा लेंस यूज करें, कैसे प्रकार से उसका किरण आरेख भी खींच के बताइए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, एक किरण आरेख खींचकर वर्णन कीजिए कि इस दोष को कम कैसे किया जाता है, सेम चीज पूछने का तरीका। अगला 2020 में निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है, निवारण की विधि सचित्र समझाइए, है ना। सब कुल मिला जुला करके निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं भैया निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होगा भाई, कि निकट का साफ साफ दिखने वाला, दूर का नहीं दिखने वाला। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो साफ साफ दिखेगा, दूर का साफ साफ नहीं दिखने वाला। तो इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर ना होकर के पास आ जाता है। चित्र ए, मतलब यहां पे जो डायग्राम दिख रहा है, अनंत से आने वाली किरणों की दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर दृष्टि पटल से पहले ही बिंदु पी पर फोकस हो गई है।
इसलिए दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। क्लियर है क्या? चलिए इसको मैं अब समझाता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से। एक बात समझिए, मैं यहीं पर आपको दीर्घ दृष्टि दोष वाला जो पैटर्न है उसको भी सिखाऊंगा। भले हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, लेकिन जो दीर्घ दृष्टि दोष, जो अगला मेरा क्वेश्चन मिलने वाला वो दीर्घ दृष्टि दोष ही मिलने वाला। जब दोनों को कोरिलेट करेंगे ना, एक दूसरे में जब अंतर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो लंबे समय तक याद रह जाएगी। अब आपको मैं समझाता हूं, जरा समझिए। ये हमारी आंखें, तो हमारी आंखों में भी एक ये लेंस होता है भाई, ये हो गई हमारी आंख। ठीक, अब एक बात, एक कंडीशन को समझाता हूं मैं। ये दूसरी आंख, मतलब सेम आंख है भाई, है ना, एक दोष मुक्त है, ऐसा कह लें कि भाई दोष है, एक में पास रखेंगे वस्तु को और एक में दूर रखेंगे वस्तु को। यहां पर जो हो रहा है वो हो रही है भैया हमारी क्या, निकट दृष्टि दोष। मतलब दूर से जो लाइट बीम आ रही है उसको इसने पहले ही कट करा दिया, और अगर यही पास से आ रही है तो फिर ये बिल्कुल रेटिना पर ही जाके कट हो रही है, इसमें कोई लफड़ा नहीं आया, ये जाके रेटिना पर ही मिली। क्या अंतर है भाई दोनों में? तो एक बात समझिए, ये जो हमारी लेंस है, इस लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ गई। लेंस की क्षमता क्या है भाई? बढ़ चुकी है। बढ़ना कैसे कहेंगे? तो भाई ये देखिए ना, ये जो किरण बीम, ये लाइट बीम जो आ रही है इसको पहले ही कटा दिया ना। फोकस दूरी कम होगा तो पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। फोकस दूरी अगर कम होगा तो पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई ये पूरे दोनों टॉपिक बिल्कुल फिक्स है पेपर में आना, और इसके लिए जितना कंटेंट चाहिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको समझ लीजिए। ये पेपर में आपके 7 नंबर फिक्स कराने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे एक बात समझ में आ रही है, इस लेंस की क्षमता बढ़ना क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी हो गई है कम। फोकस दूरी कम मतलब क्षमता बढ़ गई, फोकस दूरी घट गई मतलब क्षमता बढ़ गई। किसकी? आंख की लेंस की। हम नेत्र की लेंस की बात करें, हमने कोई चश्मा नहीं यूज किया है। अब क्या हो रहा है तो जरा देखिए, दूर से आ रही है किरणें हो चुकी है कमजोर, मेरी आंखों की क्षमता हो गई है बढ़। अब कमजोर हो गई किरणें, क्षमता बढ़ गई है, तो भैया मैं निपट गई ना ये पूरी। अब इसके लिए एक तरकीब समझिए भाई। जब पहले राजा महाराजाओं की बात करते थे तो वो क्या करते थे, ऐसे उनके द्वार बनते थे, है ना। इधर पूरा का पूरा राजा का महल बना हुआ है, ये पूरा का पूरा महल है भाई, लेकिन इसमें घुसने के लिए एक ही ये रास्ता है, सिंगल एक रास्ता है, इसके जरिए आप इसके अंदर घुस सकते हैं। और यहां पे इस रास्ते में यहां पे सैनिक तैयार रहते थे। यहां पे क्या तैयार है भाई? सैनिक तैयार है। अब एक बात बताइए, एक बहुत दूर देश से कोई राजा चला भैया इस पे हमला करने के लिए। क्या करने के लिए चला? हमला करने के लिए। दूर देश से आ रहा है, तो इसकी सेना यहां तक आते 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 थक गई। सेना क्या हो चुकी है? थक चुकी है। और उसके साथ ही एक और काम समझिए, ये जो है सेना, इसकी जो सेना है, मतलब मान लीजिए ये राजा ए आ रहा है इस पे आक्रमण करने के लिए, ये रहा बी, इसकी जो सेना है, ये जो गेट पे जो सेना, ये बहुत ही मजबूत है, पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। तो क्या करेगी? इस सेना को खूब कोशिश करेगा तो यहां तक घुस पाएगा, यहीं पे काट पीट करके खत्म कर देगी। जीतने के लिए क्या करना भाई? तो यहां पे रखिए राजा की कुर्सी, बी पार्ट के राजा की कुर्सी ये है। अगर ये सेना यहां तक पहुंच जाती तो ये जीत जाती, लेकिन ये यहां तक नहीं पहुंचने देंगे, पहले ही खत्म कर देंगे। क्योंकि 2 कारण मिला। एक कारण क्या भाई? तो एक ही सेना दूर से आ रही थी, थक चुकी थी, मतलब सेना कमजोर पड़ चुकी है, और बी के जो रक्षक है वो स्ट्रांग है, तो उसने निपटा दिया पहले ही। दूसरी तरफ इसी केस में, इसी कंडीशन में जरा एक और समझते हैं। मैं कलर चेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पे, या अपन हटा ही लेते हैं इसको। तो देखिए दूसरी तरफ, देखिए दूसरी तरफ आपके लिए क्या हो रहा है कि भाई एक और है ना, ये यहां तक पहुंचना है जीतने के लिए। ये हमारा बी था। अब यहां पे एक दूसरे राजा है, मान लीजिए आर राजा, ये भैया यही पास से ही, इनकी जो रियासत है ना बिल्कुल इसके पास में ही आती है, तो ये करीब से ही चले तो भैया इनकी सेना तो थकी नहीं है, इनकी सेना नहीं थकी है। अब भले ही आप बहुत मजबूत दीवारें बना रखी है, 20 राजा की ये जो दीवारें बहुत मजबूत है, लेकिन ये जो आर राजा जो आ रहे हैं भैया, ये पास से ही आ रहे हैं, इनकी सेना नहीं थकी, पूरी जोश में ये पार करती करती पहुंच गई ये सीट तक और जीत गई बी को। मतलब क्या समझ में आया
कि दो कंडीशन है। क्या क्या दो कंडीशन है भाई? एक कंडीशन है लेंस की क्षमता, एक कंडीशन क्या है? ये लेंस की क्षमता है ना, यही है ना हमारे सुरक्षा में जो तैनात थे सैनिक वो। और दूसरी है आने वाली किरण, दूसरी है आने वाली किरण। अब भैया ये जो है ये किरण आ रही है, मतलब ये जो सेना आ रही है बाहर से। अब यहां पे क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है कि इसमें है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि ये रेटिना तक इनको नहीं पहुंचने दे रही है, पहले ही निपटारा कर दिया। मतलब ये जो लेंस है इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है ये बहुत बढ़ चुकी है, बहुत पावरफुल लेंस है। और आने वाली किरण दूर से आ रही है भैया, कमजोर पड़ गई, रह गई, पहले ही पहुंच ही नहीं पाई। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो दूसरी तरफ मतलब जब पास में रखा था, मतलब कोई सेना पास में ही थी, यहां से चली, ये थकी नहीं है। मतलब ये लेंस भले पावरफुल है, कोई तकलीफ नहीं भाई, लेंस पावरफुल है ना, उससे भी ज्यादा मेरी पावरफुल कौन है? सेना जो बाहर से आ रही है। ये जो आने वाली किरण है ये ज्यादा पावरफुल है पहले के कंपैरिजन में। लेंस भले पावरफुल है लेकिन ये जाकर के कहा भैया जहां तक पहुंचना, मतलब रेटिना तक पहुंचना था, रेटिना तक पहुंच जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब एक बात और सुनिए, अब क्या करूं भाई? अब मेरी सेना पड़ रही है कमजोर, सेना क्या पड़ रही है भाई? कमजोर। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें दिक्कत है किसमें भाई? जो पास से ही राजा आ रहा है उसको कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, वो रेटिना पे इमेज बनवा रहा है, जो रेटिना पे इमेज बनवा रहा है। दिक्कत किसमें? जो दूर से आ रहा है, थक चुका है। अब भैया वो तोड़ ही नहीं पा रहा ना ये गेट को, इसके गेट को तोड़ ही नहीं पा रहा। तो इसने कहा कि भैया एक काम करना पड़ेगा। भाई क्या? तो बोले एक काम करो ना, यहां गेट पे मेरे को सैनिक पहले से ही जरा पहुंचा दो, पहले से ही कुछ सैनिक कहां पहुंचा दो? इसके गेट पे पहुंचा दो। किस वाले में भाई? जो दूर से आ रही है, पास से आ रहा है उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। तो इसने कहा ठीक है भैया चलो हम आपके लिए है, पहले से ही सैनिक पहुंचा दिए। तो इसने सैनिक पहुंचा दिया। अब इस सैनिक को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? तो इन सैनिकों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि भैया मेरे जब तक गेट तक पहुंचेंगे थक चुके रहेंगे, आप मुझे बूस्टअप करो। कितनी दूरी के लिए? तो बोले मेरे सैनिक यहीं तक पहुंच पा रहे हैं, पहुंचना उनको यहां तक है। तो यहां जो सैनिक पहले से ही रहेंगे तैनात हमारे, उनको कहा गया कि भैया इतने सैनिक बढ़ा दो यहां पे। ये देखो ये सैनिक बढ़ गए, ये बढ़ गए। अब बढ़ने के कारण क्या? जो यहीं पे हमारी खत्म हो जा रही थी बात, वो पहुंच गई बिल्कुल गद्दी तक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई यहां पे जो मैं रेड कलर से बनाता हूं, जो ये मैं दूर से लेकर के आ रहा था सैनिक और आकर के यहीं थक करके खत्म हो जा रहे थे, मैंने एडिशनल कुछ सैनिक यहां से सप्लाई कर दिया, यहां बिल्कुल गेट के पास से एडिशनल सप्लाई कर दिया। तो इसकी पावर बढ़ गई, ये पावर बढ़ गई तो अब यहीं पे नहीं रुकेगा, ये पहुंच गया गद्दी तक। ठीक है, मतलब क्या समझ में आता है? तो ये समझ में आया, अगर निकट रखी होगी वस्तु तो वो तो रेटिना तक पहुंच जाएगी, मजबूत है। इसलिए निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिख रहा है। किंतु जब दूर से किरणें आ रही है, दूर से किरणें आ रही है तो कमजोर पड़ गई। और जो हमारा लेंस है वो पावरफुल हो रखा है। अब लेंस पावरफुल हो रखा है, दूर से आ रही है किरणें, तो भैया वो रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही है, पहले ही कट गई। इसीलिए कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष, ये निकट ही कट गई, ये निकट ही जाकर के खत्म हो जा रहे थे। तो निकट दृष्टि दोष क्या करना पड़ेगा? बूस्ट। कैसे होंगे? अवतल लेंस लगाकर। क्यों अवतल? क्योंकि मुझे फैलाना है, फैला दिया, पहुंच गया आखिरी तक। आई होप ये पूरी बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसमें क्या हुआ भाई? तो इसमें हुआ सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि भैया यहां पर ये जो कुछ भी हमने प्रयोग में लाए, उन्होंने सिर्फ इनको डायवर्ज करने की कोशिश करी। और उनका डायवर्जेंस है, इसका फोकस दूरी कितना होगा? ये जो जितना कम रह जा रहा था, ये जो इतनी दूरी जो कम रह जा रहा था, इतनी ही फोकस दूरी की इसको यूज करेंगे ताकि उतना बढ़ जाए। भाई मुझे बहुत सारा यहां पे हेल्प सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इतना है कि भाई मैं राजगद्दी से इतनी दूरी पे रह जा रहा था, जरा सपोर्ट कर दो। ठीक है, तो आई होप ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई। तो इसमें क्या क्या बातें समझ में आ गई भाई? तो पहली बात ये समझ में आ गई कि जो लेंस की क्षमता होती है निकट दृष्टि दोष में, वो बढ़ गई। लेंस की क्षमता बढ़ने के कारण, तो लेंस की क्षमता बढ़ने का एक कारण तो यह है कि भाई जो लेंस है वो कैसा हो जाए? मोटा हो जाए, है ना? लेंस कैसा हो जाए? मोटा हो जाए। अब ये क्यों होगा? तो एज के साथ में, उम्र के साथ में, या फिर कुछ स्पेसिफिक कारणों के साथ में ऐसी दिक्कतें आ जाती है। भाई ये कैसी होगी? मोटी हो गई। अब ये मोटी हो गई लेंस, कौन सी लेंस? ये वाली। मैं थोड़ा सा यहां पे हटाता हूं, ये देखिए, ये वाली जो लेंस है ये मोटी हो गई।
मोटी हो गई मतलब इसकी क्षमता बढ़ गई, यानी बहुत जल्दी ही ये फोकसित कर दे रहा है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि ये जो रेटिना, पहले मान लीजिए हमारी रेटिना यहीं पे थी ऐसी, ये जो रेड वाला माना है ये थी मेरी रेटिना, लेकिन किसी कारण बस जो आईबॉल है, जो ये आईबॉल है वो इलोंगेट हो गई, मतलब थोड़ी सी लंबी खिंच गई, यानी ये आईबॉल जो यहां होनी चाहिए थी वो आईबॉल पहुंच गई ये पीछे। तो अब देखिए ना, यहां बनती थी तो रेटिना पे, अब ये पीछे बढ़ गई, लेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आईबॉल पीछे की तरफ खिसक गई, तो खिसक गई तो भैया हमारी जो रेटिना पे बननी थी प्रतिबिंब वो पहले ही बनने लग गई। तो ये दो कारण हो सकते हैं, क्या, जो रेटिना है मतलब आईबॉल का लंबा हो जाना या फिर लेंस का मोटा हो जाना। और टेक्निकलिटीज क्या है भाई, तो टेक्निकलिटीज ये कहती है कि दूर से आने वाली जो किरणें हैं वो वीक हो चुकी है, फोकस इसका जो है वो कम हो गया, पावर बढ़ चुकी है, तो जो इमेज बन रही है वो आपके रेटिना से पहले ही बन गई, और जो पास से आ रही होगी वो तो शुद्ध रूप से बनेगी। तो मतलब निकट दृष्टि दोष में मुझे समझ में आया कि पास की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ेंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे मुझे अभी क्या समस्या भाई, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो मुझे क्या दोष है भाई, तो मुझे निकट दृष्टि दोष। मुझे अगर मैं स्पेक्स हटाऊं तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है ना, जो पास की है। अब दूर की चीजें मुझे नहीं दिख रही, मैंने स्पेक्स पहन लिया मुझे दिखने लगी। इसका मतलब क्या भाई कि मेरे पास जो ये जो लेंस यूज हुआ है, ये कौन सा लेंस यूज हुआ है, या अवतल लेंस यूज हुआ है। ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये क्या कर रहा है, ऐसे डायरेक्टली मेरी आंखों पे आने से पहले ये प्रकाश की किरणें कट जा रही है। अब इसको लगा दिया तो ये प्रकाश किरणों को फैला देगा, थोड़ा सा अगर फैला के दे देगा तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे रेटिना पे जाके इमेजेस बनने लग जाएंगी। आसान है ना, समझ में आया ना भाई, बहुत ही इजी है। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे ले जाइए और ये वाला सेगमेंट समझ लीजिए, ये बहुत आसान है भाई, है ना। खूब सारे बच्चों ने, खूब सारे लोगों ने भैया ये खेले हैं अपन ने, है ना, क्लैश ऑफ क्लैंस और एम्पायर एंड जो भी गेम्स ये आते हैं भाई, उसमें बनाते थे ना अपन एक बाउंड्री, वहां पे हम रखते थे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, दूसरे वाला हमला करता था और उसको टाउन हॉल तक पहुंचना रहता था, ये वही है, ये टाउन हॉल तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो भैया ये तरकीब होती है, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। गेम में बहुत मजा आता है तो भैया वही तो गेम हम इधर भी अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, ये आपको पूरा क्लियर है, तो आपको अब तक समझ में आ चुका है कि दूर और पास में ये अंतर क्या चल रहा है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या समझ में आया, निकट की चीजें तो क्लियरली दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी, ठीक है, निकट की दिखेंगे दूर की नहीं। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो ये लगा दिया हमने, इसको आवर्धित करके यहां पे भेज दिया, रेटिना पे बनने लगी। क्या क्या किया, तो देखिए इसके कारण क्या भाई, तो लेंस पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाना, वक्रता मतलब मोटा हो जाना, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम, मतलब इसका क्या हो जाएगा भाई, तो इसका जो पावर है ना, लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अब अगला, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, जो मैंने बोला था ये गोला जो है इलोंगेट हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा, व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। भाई ये पहले यहां बन रही थी, अब ये मान लो किसी कारणवश यहां बन, ये इतनी ऐसी लंबी होगी तो ये पहले ही कटेगी ना। अब तो अब देखिए ये जो कट रही है वो यहीं पे कट रही है, तो भाई ये तो हो गई दिक्कत। तो ये दो मुख्य रूप से कारण हो गए। अच्छा, अब निवारण, तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं, जैसा यहां पे दिख रहा है। इससे यह किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के आर पर मिल जाती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये भाई आपको प्रतीत होती है यहां पर रखी हुई, आप भले यहां से रही है लेकिन आपको प्रतीत होती है यहीं से आती, ठीक है ना। तो ये काम कौन कराता भाई, तो ये कराता अवतल लेंस। ये क्यों ऐसा प्रतीत होती है, तो ये आभासी रूप में मुझे प्रतीत होगी क्योंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस का जो फोकस होता है लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और जो इमेज बनता है वो भी कैसी बनती है, वर्चुअल, है ना, काल्पनिक इमेजेस बनती है। तो भाई आई थिंक ये जो है आपका निकट दृष्टि दोष ये पूरी तरीके से आपको समझ में आया। डायग्राम भी इसमें आसान थे, अनंत से लाइट बीम को लानी है, पहले ही काट देनी है, और अवतल लेंस लगाना, उसको फैला करके रेटिना पे कटवा देना। और शुद्ध आंख के लिए बात करेंगे तो भाई शुद्ध आंख में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगला प्रश्न 11, 12, 15, 19, 20, 20 में भैया देखो दो तरीके से पूछा, क्या दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, दूरदृष्टि दोष के कारण बताइए, अथवा
आंख में दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा, चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से दर्शाइए। देखिए 16 और 18 भी है भाई। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है, इसका निवारण करने का सचित्र वर्णन करें। अगला है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे। एक ही चीज है कुल मिलाकर, दूरदृष्टि दोष क्या है, क्यों होता है और निवारण कैसे कर सकते हैं, इसको किरण आरेख के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना है। और ये भैया दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं, फिक्स है भैया, ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने दूरदृष्टि दोष को। तो दूरदृष्टि दोष क्या है भाई, तो आपको जैसा अभी निकट दृष्टि दोष में मैंने सिखाया कि जो रेटिना से पहले ही कट जाए, मतलब जो हमारी नेत्र का लेंस है वो नेत्र लेंस के समीप हो तो निकट दृष्टि दोष, उससे दूर चली जाए तो दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें हो ये रहा है कि जो किरणें दूर से आएंगी, जो किरणें दूर से आएंगी वो तो पहुंच गई रेटिना तक, लेकिन जो पास से आ रही है वो पावरफुल है। ये किरणें जैसे देखिए, ये जो पास से आ रही है किरण, ये तो पावरफुल है। अब इसमें उसका उल्टा, वहां पे जब निकट दृष्टि दोष था तो लेंस की जो क्षमता थी वो क्या हो गई थी भाई, वो बढ़ गई थी। अब यहां पे लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, घट गई। यहां पे लेंस की क्षमता होती है क्या, 1/, फोकस दूरी। भाई इसी पे पूरा पिक्चर निर्भर है, 1/, फोकस दूरी क्या हो रही है भाई, तो लेंस की क्षमता आपको देखने को मिल रही है कि यहां पे लेंस की क्षमता जो है वो घट गई। इसका मतलब ही होता है कि फोकस दूरी बढ़ गई, और इसी फोकस दूरी के नाम पर ही इसका नाम है दूरदृष्टि दोष, क्योंकि फोकस दूरी ज्यादा तो दूरदृष्टि दोष, फोकस दूरी कम तो भैया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, वस्तु के रखे जाने से कोई लेना देना नहीं है इसमें जो नामकरण किया गया ये फोकस दूरी से, फोकस दूरी ज्यादा हो गई मतलब लेंस की क्षमता कम। अब लेंस की क्षमता कैसे कम होगी भाई, तो ये जो लेंस था वो पतला हो गया, ये लेंस कैसा हो गया भाई, पतला हो गया। अब लेंस पतला हो गया इसका मतलब क्या है, अब लेंस पावरफुल नहीं बचा भाई, है ना। जो हमने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले वो गेट, कि भैया वो राजा के सिंहासन तक पहुंचने के लिए जो गेट बनी थी, अब वो राजा भैया हो चुका है कमजोर, वहां के जो दरबान है वो हो गए कमजोर। तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि जो दूर से आएंगे वो जीत जाएंगे और वो आराम से रेटिना तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पास से कोई चढ़ाई कर दिया उसके ऊपर तो वो सिर्फ जीतेगा ही नहीं, उस राज्य को पार करता हुआ उसके पिछले मतलब उसके पीछे भी चला जाएगा, यानी दूसरे राज्य तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसा कहूं कि ये जो था अब इसके पास पावर बची नहीं, पास से आने वाली किरण बहुत पावरफुल है, तो भैया इसको पार करती हुई चली गई पीछे, इसको पार करते हुए कहां चली गई, पीछे, पीछे चली गई तो फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई तो लेंस की क्षमता घट गई। ठीक है, तो लेंस की क्षमता घटी है इसीलिए तो फोकस दूरी बढ़ी है। अच्छा भाई, तो इसका अब निवारण की जब बात करेंगे तो इसके में निवारण कैसे होगा। अच्छा, उसके पहले एक और पॉइंट जरा देखें, तो भाई ये पास के बिंदु के लिए तो फोकस दूरी पीछे रही थी, लेकिन अगर यहीं पे मैं इसके लिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाऊं कि इसके केस में कोई किरणें दूर से आ रही हैं, कोई किरणें दूर से आ रही, अब इसकी भी क्षमता कम है, लेंस की भी क्षमता कम है, आने वाली किरणें भी कमजोर हो चुकी हैं, तो भैया ठीक है, दो कमजोर मिलेंगे और ये फाइनली पहुंच जाएंगे कहां पे, रेटिना तक पहुंच जाएंगे। आपको इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा इस केस में। ठीक है, इस केस में आपको इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली दिखेगा, कहां, दूर रखे वस्तु का। तो इसीलिए कहते हैं जो दूर रखा होगा वो साफ साफ दिखेगा, लेकिन जो पास रखा होगा वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। भैया देखो, आपको इतना चौड़ा दिखेगा, ये एक बिंदु और यहां पे आपको इतनी चौड़ी दिखेगी, तो ये ब्लर कहते हैं ना इसी को, तो ये ब्लर्ड दिखेगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाता है इसके केस में, इसीलिए कहते हैं कि जब दूर दृष्टि दोष होता है तो इस दोष में दूर का तो साफ साफ दिखता है, किंतु पास का साफ साफ नहीं दिखता। इसीलिए आपको याद कराया है कि जो दृष्टि दोष हो वहां का साफ साफ दिखेगा। तो भैया देखते हैं क्या है यहां पे, दूर दृष्टि दोष मतलब इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, कह रहे ना भाई, जो दृष्टि दोष होगा वहां का साफ दिखेगा, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या हुआ
कि पास वाला स्ट्रांग है, इसको बीट करता हुआ पीछे चला जाएगा, और दूर वाला भैया पहले ही हो चुका है कमजोर। मैं इसी में प्लॉट कर रहा हूं, ये दूर वाला पहले ही हो चुका है कमजोर, ये भैया आराम से आएगा और रेटिना पे रुक जाएगा। अर्थात नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाती है ना, जो निकट बिंदु जो स्पष्ट दर्शन की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। इस दोष से समीप की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल मतलब जो रेटिना है उस पर ना बनकर उसके पीछे बनने लगता है, जो वहां पे दिख रहा है। जनरली देखा गया है कि जब एज ज्यादा हो जाती है, नॉर्मली 40 इयर्स के बाद, यह समस्या कॉमन है, देखी ही जाती है ना। आपने देखा होगा ऐसे स्पेक्स ऐसे उतार के ऐसे थोड़ी सी ऐसे दूर से ऐसा करके लोग पढ़ते हैं। तो दूर क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उनका जो फोकस पॉइंट है, मतलब क्या है, जो एलडीडीवी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ चुकी है। जो नॉर्मल आंखें होती है, जो नॉर्मल आइज है, उसकी क्या है भाई 25 सेंटीमीटर पर रख करके साफ सुथरा पढ़ सकेगा। किंतु जब एज ज्यादा हो जाती है तो ऐसी दिक्कतें होने लगती है, जो लेंस है वो पतली होने लगती है ना। लेंस जो होगी वो क्या होने लगी, पतली होने लगती है। ये जो आईबॉल है वो सिकुड़ने लगती है। तो ये आईबॉल सिकुड़ने लगी तो क्या हुआ भाई, उसके साथ में समस्या आ गई। और क्या समस्या आई कि जो प्रतिबिंब है वो पीछे बनने लगी। चलिए, तो इसके दूर करने के क्या है भाई, तो इसके पहले तो दोष के कारण की बात कर लेते हैं। क्या है कारण? तो पहला तो यह लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ गई मतलब इसका जो पावर है, पावर मतलब क्या, लेंस की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। अच्छा, अगली बात करें तो लेंस के गोले का व्यास है ना, वो सिकुड़ गई, व्यास जो है वो कम हो जाएगा, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। ये जो है ना, ये पहले मान लीजिए यहां पे था, जब स्वस्थ आंखें थी तो देखिए बिल्कुल पी पे बन गया ये, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे एज के साथ में खिसक के पीछे आ गई। तो पीछे आ गई तो भैया हो गई दिक्कत हमको। अगला तो भाई लेंस का जो है ये व्यास जो है ये कम हो गया इसकी कारण। ठीक है, चलिए, तो अब इसके निवारण के उपाय करते हैं। निवारण क्या करना होगा भाई? तो इसके निवारण के लिए आपको समझ में आ रहा है, ये जो दूर जा रहा है ना, जितना दूर, एक ऐसी लेंस लगाएं जो इसको क्या कर दे, पहले ही इतना संकुचित कर दे, तो ये जाकर के रेटिना पे बन जाएगी। चलिए, एक क्लियर इमेज हम अगले स्लाइड में बनाते हैं, देखते हैं इसके निवारण के लिए। तो भाई इसके निवारण मतलब क्या, दोष को दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो देखिए, एक इमेज में मैं आपको प्लॉट कर रहा हूं स्पेसिफिकली, तो आपको दिख जाएगा। ये हमारी आंखें। अब भैया इसमें क्या हो रही है, तो पास से जो किरणें आ रही थी, जो पास से किरणें आ रही थी, वो किरणें इस प्रकार से जा रही हैं और ये चली गई रेटिना के पीछे। अब भाई इसमें दिक्कत कितने का है, तो आप कहेंगे ये इतना दूरी पीछे चली गई, इतने ही फोकस का एक लेंस इस्तेमाल करिए कि ये पीछे हो जाए, है ना। तो एक लेंस कौन सा, तो भाई कन्वर्जिंग लेंस ही ना, कि डाइवर्जिंग, तो कहेंगे कन्वर्जिंग। भाई कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या काम होता है, तो उत्तल लेंस एक काम करेगी कि ये जो रे पहले यहां जा रही थी इसको थोड़ा सा मर्ज करा दिया। पहले जो लेंसेज इतना फैल के जा रही थी उसको पहले ही थोड़ा सा कम करा दिया। कितना कम कराया? यही फोकस के बराबर। इससे क्या फर्क पड़ा, तो अब ये आंख तो अपना काम करेगी और ये आंख मर्ज कराएगी और यहां पहुंचेगी। आंख अपना काम कर रही है भाई, बस आंख में दिक्कत कितने की आ गई, इतना फोकसित नहीं कर पा रही थी, तो इसको बाहर से एडजस्ट कर दिया, एक लेंस लगाया और यहां पे क्या कर दिया, फोकस इसको पहले ही करा दिया फोकस। तो यहां से ये फोकसित हो गई, मतलब पहले ही उतने को कम करा दिया, जाके रेटिना पर बन गई इमेज। ठीक है, तो क्या हुआ भाई कि दोषित नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु N से आती हुई प्रतीत होती है। भाई यहां से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि वस्तु यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, वस्तु यहां रखा है लेकिन प्रतीत यहां से हो रही, क्योंकि उसको ऐसा नहीं हो रही थी तो ऐसा दूर करना पड़ रहा था ना। अब दूर नहीं करना, आप पास में रखिए, लेकिन आपको प्रतीत होगी कि वो दूर से आ रही, मतलब 25 से आ रही। मतलब चित्र बी में इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के बिंदु R पर मिल जाती हैं।
इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और नेत्र वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। मतलब नेत्र को जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देने लगी। क्या ये जो इतना पीछे भाग रहा था, इसको एक यहां पर लेंस इस्तेमाल करके पहले ही संकुचित करा दिया और ये बन गई हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से इसका निवारण हो जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस बार भी आपके पेपर में ये दिखने वाले हैं और अगर ये क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखें तो भैया अगले दिन उसी दिन बेसिकली आकर के कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई हमें ये क्वेश्चन मिल गए थे। चलिए बढ़ते हम अपने दीर्घ उत्तरीय के तीसरे प्रश्न पर। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण समझाइए। किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? तो भाई वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या भाई? वर्ण का मतलब है यहां कलर से, इसका किससे मतलब है? रंग। यानी श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों के अलग अलग किरणों से मिलकर के बना होता है और उनका अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाना ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो पहले देख लेते हैं कि ये पूछा कब कब और कैसे गया। तो देखिए 11 में, 17 में, 16 में, 20 में, 19 में, मतलब रेगुलरली पूछा गया। फिर से इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, हमने पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि हर साल होता क्या है। क्वेश्चन वही होता है, बस पूछने का तरीका बदल रहा है, आपको टॉपिक सेम चल रहा है। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण समझाइए। किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? किसका विचलन सबसे अधिक होता है, किसका विचलन सबसे कम होता है? किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा और किसका तरंग दैर्ध्य कम? किसके लिए कांच का अपवर्तनांक ज्यादा और किस रंग के लिए कम? भाई ये भी ऑब्जेक्टिव्स में इंपॉर्टेंट है और हम देख कर क्या रहे। अगला, एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म के श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। ठीक है। अगला भाई, आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। अगला और एक तरीका है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए और इसका नामांकित चित्र बनाइए। और भी है भाई, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना चित्र द्वारा समझाइए और किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। नेक्स्ट, वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है? सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम। भाई ये नाम भी याद रखेंगे, है ना, ये जो वर्ण विक्षेपण कह रहे हैं ना, ये स्पेक्ट्रम के नाम से ही चलती है। जो 7 रंग मिलता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? भाई अलग अलग कलर उसमें क्यों देखने को मिलते हैं? तो चलिए भैया इसके आंसर की बात करते हैं। आंसर है वर्ण विक्षेपण, है ना। क्या होता है भाई? तो श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाना या विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सिंपल शॉर्टेड लाइन, एक श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने अलग अलग रंगों में स्प्लिट अप हो जाना, बंट जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे एक श्वेत प्रकाश यहां से आई, अगर मैंने इसको प्रिज्म से गुजारा तो प्रिज्म क्या होता है भाई? तो ये कांच का बना हुआ एक ट्रायंगुलर सरफेस है, मतलब इसका सभी सतह जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं भाई, आयताकार सतह है इसके, और कुल 4 सतह मिलते हैं लेकिन ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं। अब इसमें पिरामिड जैसा, अब चूंकि आपको पता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। कब? जब दूसरा माध्यम कैसा हो भाई? दूसरा माध्यम सघन हो। अगर विरल होगा तो क्या होगा भाई? ये दूर भाग जाती है। किंतु ये कब? जब रेक्टेंगुलर सरफेस हो, ये आयताकार हो तब। अब यहां आयताकार नहीं है, यहां जो अपवर्तनांक वाला जो सरफेस है, जिस सरफेस से अपवर्तित होना है वो सरफेस त्रिभुजाकार है। ये सरफेस कैसा भाई? त्रिभुजाकार। आयताकार था तो ये दिख रहा था बेंड हो रही है, अब ये कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। और इसमें भी एक और चीज, ये जो होता है इसको कहते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण का यहां पे जो मान होता है 60 डिग्री। जनरली जो हमें लैब में देखने को मिली है वो 60 डिग्री होती है। तो भाई ये क्यों इसमें अपने रंगों में विभक्त हो गया? वो आयताकार स्लैब में सिर्फ बेंड हुआ, तो उसका कारण है ये अपवर्तनांक सतहों के बीच का कोण। क्या कारण है? अपवर्तनांक सतहों के बीच का कोण। आयताकार स्लैब में ये अपवर्तनांक सतहों के बीच का कोण 90 डिग्री,
और यहां पे जो प्रिज्म का कोण है वो 60 डिग्री, तो इस कारण से बट रहा है। क्या होता है, श्वेत प्रकाश आई, आने के बाद यहां से अपने सातों रंग में विभाजित हो गई। कैसे भाई सातों रंग में, तो देखिए सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी, सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी, इस कलर में डिवाइड हो गई। और इसका भाई एक याद रखने का तरीका भी है, क्या, सबके पहले वर्ड को याद रख लीजिए। अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो इसको कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं भाई, विबग्योर, VIBGYOR। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, वैसे ही बी मतलब भाई हो गया ब्लू, ग्रीन, येलो, यहां पे हो जाएगा ये ऑरेंज, और आर मतलब हो गया रेड। सिमिलरली अगर आप हिंदी में इसको याद रखना चाहते हैं तो हिंदी में याद रखिए, हिंदी में इसको कहते हैं भाई क्या, बैजानी आ, है ना, बैजानी, एक काम करते हैं, बैजानी ह पीनाला, ऐसा याद रख लेते है ना, बैजानी आ पिनाला। तो भाई बै मतलब क्या, तो ये हो गया बैंगनी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, जा मतलब क्या होता है, तो जा मतलब जामुनी, अच्छा। नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी ऑरेंज, है ना, और ला मतलब लाल। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, बैजानी ह पिनाला, ठीक है, बैजानी ह पिनाला, ठीक है। अच्छा, इसको जो नीला है ना, वो जनरली कई बार को आपको आसमानी भी दिख जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कितने कलर दिख रहे हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने रंग होते हैं, 7। मतलब श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही कहलाता है क्या, वर्ण विक्षेपण। और ये सातों रंग का जो ये पैटर्न प्राप्त हो रहा है, इस पैटर्न को कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं भाई इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस सातों रंग को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब आप कहेंगे ऐसा कलर हमने देखा है क्या, तो हाँ भाई, आपने इंद्रधनुष का बनना देखा है, जो रेनबो फॉर्मेशन होता है बारिश के दिनों में, जब बारिश की बूंदें आसमान में टंग जाती है और सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है, तो आपको देखने को मिलता है कि वहां पर एक पट्टी ऐसे दिखती है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसा ऊपर लाल होता है और नीचे बैंगनी होती है, इस तरीके से पट्टी देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष, रेनबो, ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन भाई इसी कारण से होता है जो अभी आपको दिख रहा है। चूंकि ये प्रिज्म में कर रहे हैं, ये हम लैब में कर सकते हैं। नॉट इवन दिस, अगर आपके पास जो वो पेन होता है कांच वाला, है ना, जिसमें ऐसा एंगल बने होते हैं, उसको आप, है ना, धूप में, एक खिड़की से पतली से धूप आ रही है उसके लाइन में रखिए और ऐसा गोल करके देखिए, तो उस कमरे में चारों तरफ आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे। कौन सा, विबग्योर, ठीक है। तो ये होता है भाई हमारा क्या, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण। वो सातों रंग इसी ऑर्डर में याद रखने, क्या, विबग्योर, VIBGYOR, या ये कर ले बैजानी ह पिनाला, ठीक है। दोनों में से जो आपको इजी लगे, जैसे आप याद रख सके रख लें। तो भाई अब देख लेते क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक गए। ये देखिए, ये जो जा रही थी सब आधार की तरफ झुक गए। जाना कहां चाहिए था, ये निकल जाना चाहिए था, लेकिन जाने कहां लगी, ये इधर, ये इधर, ये इधर झुक गई, है ना। सीधी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं जा रही है, मतलब विचलित हो गई। आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों के किरणों में विभाजित हो जाती है। अतः सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो मिल रहा है इसको क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम का एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। इन दोनों सिरों लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच में असंख्य प्रकाश किरणें रंग का अविरत रूप से बदला जाता है। सामान्यतः हमारी आंखों को ये रंग 7 समूहों में बटी हुई दिखाई देती है। भाई ये ऐसा नहीं होता कि एक पट्टी, ऐसा देखिए मैं एक फ्रेम करता हूं, एक पट्टी आपको ऐसा दिख गई है लाल, है ना, और इसी तरीके से आपको एक पट्टी ऐसी दिख गई, मान लीजिए पीला, ठीक है।
एक पट्टी इसी प्रकार से आपको दिख गई, कैसा भाई, तो ये हम कह लेते हैं भैया ये नीला, सॉरी बैंगनी कह लेते, तो ये आपको इसी तरीके से नहीं दिखेंगी। क्या होता है कि लाल रंग का इंपैक्ट धीरे 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 कम होगा, लाल रंग का इंपैक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहां से जो नारंगी रंग है वो बनता जाएगा। मतलब एक बिल्कुल डार्क लाल, फिर धीरे 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 वो कम हो रही है, अब नारंगी में बदल रही है, फिर नारंगी से धीरे 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 कन्वर्ट हो रही है और पीला में बदल रही है, पीला से फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होकर हरा में बदल रही है। मतलब असंख्य है, ठीक है, असंख्य है। ऐसे बिल्कुल पट्टी जैसा नहीं दिखेंगी, जैसे मैंने पट्टी जैसे बनाया ऐसा नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं भाई असंख्य है, लेकिन मुख्य रूप से हमको कितने रंगों में दिखती है? 7, इसीलिए हम इनका विभाजन कहते हैं 7 रंगों, ठीक है। इसका कारण क्या है भाई? तो प्रकाश का चाल, इसका कारण मुख्य रूप से क्या? प्रकाश का चाल, अलग अलग रंगों के प्रकाश के चाल कांच के अंदर अलग अलग होती है। लाल रंग का प्रकाश का चाल अलग और बैंगनी रंग के प्रकाश का चाल अलग होता है। इसी कारण जो इसमें अपवर्तनांक होगा बैंगनी रंग के लिए वो ज्यादा है, ये ज्यादा झुक गई, और लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो कम है, वो कम झुकी है, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि भाई ये कारण क्या है इसका? तो कारण है जो श्वेत प्रकाश है वो अपने रंगों में इसलिए विभक्त हो रहा है क्योंकि इसमें से चलने वाले कलर अलग अलग से स्पीड से चल रहे। भाई बैंगनी आगे निकल गया, नीचे पहुंच गया, लाल धीरे चल रहा था, ये पीछे ही रह गया, ठीक है। अब आगे पीछे चलेंगे, है ना। आप एक बात समझिए, ऐसे 7 लोग एक दूसरे के साथ में खड़े हो जाए, ऐसे लाइन बना के 7 लोग, अब 7 एक साथ चले, जैसे परेड में चलते, तो इधर सामने से कोई देख रहा होगा तो उसको तो एक ही बंदा लगेगा कि ऐसा चल रहा है, लेकिन अब 7 की स्पीड अलग है, कोई तेज दौड़ा कोई धीरे, तो इसको तो पूरे 7 के साथ ऐसे लाइन में दिखेंगे ना, अरेंज्ड, ठीक है। तो इसी कारण से कहते हैं भाई कि इसमें जब स्पीड अलग अलग होगी तो हमको अलग अलग कलर दिखेंगे, इसी को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। चलिए भाई, तो ये हो जाता है कि प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी सबसे नीचे, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल के क्रम होते हैं। रंगों के इसी क्रम को अंग्रेजी में विबग्योर कहते हैं। ये जो कलर स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है, ये देखिए पूरी पट्टियों के बीच में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, लेकिन 7 रूप से मुख्य दिख रही है। इससे स्पष्ट होता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणों में प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। अन्य रंगों की किरणों में विचलन लाल व बैंगनी किरणों के बीच में होता है। मतलब सबसे नीचे आ गई ये बैंगनी और सबसे ऊपर रह गया लाल, और बाकी के कलर इनके बीचों बीच देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, तो अब होता है भाई कि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जब कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। चूंकि प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश किरणों में विचलन भिन्न भिन्न होता है, अतः लाल रंग का प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा झुकती है। इस प्रकार श्वेत रंग प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है भाई, इसमें जो वर्ण विक्षेपण है वो हो जाता है ना। चलिए, तो यहां तक भाई ये होता है हमारा पूरा फिनिश। अभी के लिए यहां तक में हमने पूरे क्वेश्चंस को देख लिया है। अब आपको क्या करना है, तो बाकी चैप्टर्स, बाकी के और प्रश्न पत्र या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लें या और सब्जेक्ट्स की बात कर लें, इन सभी चीजों के लिए आपको करना है अपने सर्च बॉक्स में magnetbrains.com सर्च। आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है जहां पर आपको आपके सभी क्लासेस के सेगमेंट्स देखने को मिल जाता है। आप जिस भी क्लास के हों उस पे आप टैप कीजिए। सपोज आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं, आप इसको टैप कीजिए, आपके सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने अरेंज्ड फॉर्मेट में दिख जाएंगे। अगर आप ओलंपियाड एनटीएससी की तैयारी कर रही हैं तो उसके भी सेगमेंट्स अलग से बने हुए हैं, आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से तो उसको टैप कीजिए, आपके सारे ही क्लासेस देखने को मिल जाते हैं। यहां से जब आप जाएंगे तो आपको, सपोज आप भौतिक विज्ञान देखना चाहते हैं, वॉच नाउ को क्लिक कीजिए। भौतिक विज्ञान के सभी चैप्टर्स आपको यहां पे अरेंज फॉर्मेट में मिल रहे हैं, यानी ये प्लेलिस्ट पूरी पहले से बनी बनाई है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब विद्युत को आप क्लिक करेंगे, इसमें सारे ही लेक्चर्स, मतलब इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, इसके रिवीजन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके एमसीक्यूज, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको अलग से देखने को मिल जाते हैं। आप इस पे टैप करेंगे, आपका वीडियो प्ले हो जाता है,
आप इस वीडियो में जहां चाहें वहां पे पॉज ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अगले वीडियो के लिए यहीं से आप नेक्स्ट प्ले करेंगे और आपका अगला वीडियो ओपन हो जाएगा। मतलब आपको एक चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन एक ही फोल्डर में देखने को मिल जाती है। तो भाई इतना सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे ही अपडेट सबसे पहले मिलते रहें, और इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों में, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है 6 to 12th फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट्स एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, अलग अगले वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।